नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली अनुसार उपयोगी दशा के बारे में। तो कुंडली अनुसार जब कभी भी हम बात करते हैं किस दशा का उपयोग हम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहिए और कौन-कौन सी दिशाएं निर्धारित की गई हैं राशियों के लिए और ग्रह के लिए। देखिए, वैसे तो हम जब कभी भी इस कुंडली वास्तु की बात करते हैं तो कुंडली वास्तु में हम यहाँ पूर्व मानते हैं, यहाँ पश्चिम मानते हैं, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये बाय डिफॉल्ट है जो फिक्स है। ध्यान दीजिएगा, ये एक कुंडली का अपना वास्तु है जो स्टैटिक है, जो स्थिर है। लेकिन एक होता है भाई मेरी कुंडली का वास्तु क्या है, उस पर हम जरा अगर विचार करें तो कुंडली के वास्तु के लिए इसको ध्यान दीजिएगा, जो फिक्स है, जो बदलता नहीं है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इसका अर्थ ये नहीं कि भाई जिसका चतुर्थ भाव बली है वो भी नॉर्थ में ही अपना। देखिए, एक होता है हमारा खुद का मकान, मकान के अंदर फर्दर फिर सब डिवीजन, भाई प्लॉट के किस हिस्से में हमने तिजोरी को रखा है, प्लॉट के किस हिस्से में हमने अपने पर्टिकुलर बेडरूम को रखा है। ठीक हो गया। तो उस प्रकार से भी देखना है इस चीज को कि भाई ऐसे तो ये हमारा भवन है, तो नॉर्थ की वो बात कर रहा है और नॉर्थ ईस्ट का कोना ये बाय डिफॉल्ट पूजा स्थल के लिए या इस प्रकार के अच्छे वस्तु के संग्रह के लिए अच्छा माना जाता है। ये तो बड़ा सरल नियम है, जो भी वास्तु में जानते हैं उनको पता है कि भाई किस प्रकार से जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार निर्णय लिया गया है वो कैसे हमें सेट करना है। ठीक हो गया। ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, यानी सूर्य उदय हो रहा है तो प्रथम भाव में, अस्त हो रहा है तो यहाँ है। और जब अभिजीत में यानी पूरी उसमें पूरा प्रताप है सूर्य में तो दशम भाव में। आप देखेंगे भी वो दक्षिण दिशा में इस समय होता है वो, और रात्रि के समय में वो नॉर्थ में। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट जिसका हमें रेफरेंस लेना है। लेकिन मेरा लग्न अनुसार क्या ये डायरेक्शन मूव करती हैं, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक पार्ट। ये तो स्टैटिक डायरेक्शंस है, एक होता है डायनेमिक पार्ट जो बदलता रहता है, और वो मुख्य रूप से हमें अपनी कुंडली के लिए उसका विचार ज्यादा करना है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको बात बता रहा हूं कि जो मेष राशि है वो आपके लग्न अनुसार कहीं भी मूव कर सकती है। ठीक हो गया। इसी प्रकार से सिंह राशि आपके लग्न अनुसार कहीं भी मूव कर सकती है, जरूरी नहीं है वो अब जैसे यहां पर भी वो बात कर रहे हैं तो ये क्या है जो हमने अभी बात करी, जो स्टैटिक डायरेक्शन, जो स्थिर दिशा है, वहां तो ये नॉर्थ और ये वेस्ट इस डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। जबकि हमने जो डायनेमिक पार्ट लिया है जो बदलता रहता है, वहां पर क्या बोल रहा है कि जो सिंह है, सिंह राशि को ये पूर्व दिशा बली मान रहा है। या कह सकते हैं अगर चार्ट में ये राशियां बहुत बली हैं तो आपको इन दिशाओं का उपयोग जीवन में ज्यादा करना चाहिए या इस दिशा से संबंधित चीजों को बढ़ाना चाहिए। ठीक हो गया। अब धनु राशि की बात है तो ये वैसे पड़ रही है कहां, ये आपका साउथ, ये वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में पड़ रहा है करीब करीब। लेकिन ये किसकी बात बता रहा है, जो हमारा साउथ वेस्ट कब है, ये जब हमारा स्टैटिक पार्ट यानी स्थिर वाले पार्ट की बात कर रहा है। लेकिन जो हम डायनामिक डायरेक्शन ले रहे हैं जो सभी चार्ट में बदलता रहता है, वहां पर हमको ये बात याद रखनी कि धनु राशि कहीं भी जाए वो किस दिशा को प्रतिपादित करेगा, पूर्व दिशा को। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, उसमें अंतर करना हमें आना चाहिए कि 1, 5, 9 राशियां भौचक्र में कहीं भी मूव करें, ये ईस्ट डायरेक्शन और अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। ज़ोडिएक में कहीं भी मूव कर रही है, कहीं भी आपको समझना है कहता जी आपका सिंह राशि प्रबल है, तो सीधा मतलब है कि आपका पूर्व दिशा संबंधी विषय, आप जो भी प्रयोग पूर्व दिशा संबंधित ईस्ट फेस, ये भी हमें कई दफा लगता है कि ईस्ट फेस का मतलब क्या, ईस्ट फेस का सीधा मतलब क्या है कि भाई मैं जब कभी भी मकान से निकल रहा हूं तो जो मेरे
चेहरे का जो दिशा है उसी को फेस मानना है। ठीक हो गया? इस बात में एकदम क्लियर रहना है। पूर्वामुखी है कहता जी, पूर्वामुखी का मतलब जैसे मैं मकान से बाहर निकल रहा हूं, तो अगर मेरा चेहरा पूर्व दिशा की तरफ है तो उसको हम पूर्वामुखी बोल रहे हैं। तो ऐसा हर बार नहीं कि इस खाली प्लॉट की बात बता रहे, मैंने अभी बोला ना, प्लॉट के अंदर का भी जो आर्किटेक्चर है, उसके अंदर का वास्तु है, वो भी हम इन राशियों से तय कर सकते हैं कि भाई ये हमारा तिजोरी है, और इस प्रकार से जैसे ये हमारा पेट है, तो इस प्रकार से इन भावों का अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी काल पुरुष का हमने रेफरेंस इसलिए लिया कि भाई वही हम मुख्य लग्न मानते हैं, काल पुरुष से ही हम सारे वो करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए किसी का दूसरा, याद रखिए यहां पर फिलहाल तो 2 नंबर है, लेकिन जरूरी नहीं है सभी का 2 ही नंबर हो, बदलता रहेगा। तो 2 नंबर है, इसका स्वामी अच्छी स्थिति में है। हमें सबसे पहले क्या देखना है? हमें सबसे पहले जो, जैसे मैंने बताया ना, राशि जो पढ़ रही है वो उसी का बल देखना है। इंस्टेंटेनियस इफेक्ट के लिए जो भी प्लैनेट यहां बैठे, मान लीजिए यहां शनि बैठा है, तो फिर शनि की दिशा को भी हम एक इंस्टेंटेनियस इफेक्ट के लिए यानी त्वरित प्रभाव के लिए शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा रिजल्टेंट है उसमें दारोमदार किसका रहेगा? 2 नंबर जो राशि का दिशा है। तो 2 नंबर राशि की दिशा कौन है? दक्षिण दिशा। ठीक हो गया? तो अब कई लोग सोच रहे होंगे सर दक्षिण दिशा में हम तिजोरी रखेंगे। ध्यान दीजिए जरा इस बात को कि आप जिस मकान में रह रहे हैं, ठीक हो गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ठीक हो गया? अब हमने मान लीजिए हमारी जो कैश तिजोरी है, अलमारी है, उसको हमने यहां रखा है, और ये पार्ट आपका प्रोएक्टिव भी है। ठीक हो गया? तो सोने में सुहागा हो गया आपका। जो वित्त मंत्रालय वाला पार्ट था, जो उसकी दिशा प्रतिपादित कर रहा था, उसको आपने यूटिलाइज कर लिया, बड़ी अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर लिया। इसी प्रकार से हम जब कभी भी अपने अपने पर्टिकुलर, एक तो होता है भाई हमारा ज्वाइंट फैमिली है, सभी लोग रह रहे हैं, उस ज्वाइंट फैमिली में हम ये जानना चाहते हैं भी मैं कौन सा बेडरूम या मेरा कौन सा मैं रूम सेलेक्ट करूं तो मुझे आनंद और आएगा। तो इसके लिए हम अगर काल पुरुष की कुंडली से देखते हैं, आप अपने अपने लग्न के अनुसार देख सकते हैं, तो ये मेरा भवन है। ठीक हो गया? अभी मैं पूरे मकान की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? अगर आपका अपना मकान है वो ठीक है, उसमें भी हमारा एक पर्टिकुलर कमरा होता है, भवन होता है। तो इस अंतर को समझिएगा कि मेरा जो सेलेक्टिव रूम है, किसी जातक के लिए जो सेलेक्टिव रूम है, तो क्या बोल रहा है वो, अभी ग्रह को बाद में, अभी पहले राशि को समझते हैं। हम ग्रह भी इसमें हम चर्चा में लेंगे, निश्चित रूप से लेना भी चाहिए, लेकिन पहले हम राशि का बल जान लें, उसके बाद ग्रह के बल को शामिल करेंगे। अगर उसमें भी और ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले जाए तो फिर तो कहना ही क्या, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो पहले समझना है कि भाई 4 नंबर ये आपके रूम में पड़ रहा है, तो 4 नंबर देखते हैं। कर्क, कर्क राशि, उत्तर दिशा। अगर उत्तर दिशा उपयोग में लेते हैं, जैसे अभी हमने बताया था, ईस्ट फेस है, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो अगर हमने हमारा जो रूम है वो नॉर्थ वॉल लगता हुआ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी को नॉर्थ रहेगा। मतलब एक वो रहता है कि काश मेरा सिंह लग्न होता, काश मेरा मेष लग्न होता, काश मेरा, कहता यार ये शनि का लग्न कुछ खराब तो नहीं करेगा, मकर लग्न। तो ये सब विचारधाराएं गलत हैं। सब ईश्वर का ही रूप है, और आपको इस प्रकार से ही समझना पड़ेगा कि अगर ईश्वर का रूप है तो उसके रूप को स्वीकार करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा मकर लग्न है, तो मकर लग्न से गिनते हैं, तो इसको हम पहला मान लेंगे, नंबर 1। तो 1 2 3 4, यानी जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में गिनते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि उत्तर भारत में जो भी चार्ट है उसको आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज गिना जाता है, घड़ी की विपरीत दिशा में गिना। तो ये क्या है? 4 नंबर। ये हमारे पर्टिकुलर रूम की, कह लीजिए मेरे कमरे की या जातक के कमरे की बात कर रहा है, तो यहां पर मेष पड़ रहा है, और मेष का वो क्या बोल रहा है? पूर्व दिशा। ठीक हो गया? तो इस प्रकार में अगर ईस्टर्न वॉल लग जाए, ईस्टर्न साइड लग जाए, तो फिर कहना ही क्या, बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसी प्रकार से आप अपने वित्त को भी देख सकते हैं कि भाई देखिए मेरा कैश है, ये मेरा बैंक बैलेंस है ये। हालांकि इसमें वास्तु में तो आपको पता बहुत ज्यादा चीजें देखते हैं कि भाई इसमें तो हम ये भी देखते हैं कि भाई 2 ब्रांचेज है हमारे बैंक की, किस बैंक को हम ज्यादा प्रेफर करें बार बार जाना।
तो मुख्य रूप से हम वित्त मंत्रालय की जो दिशा निकालते हैं या अपने घर में जो डिपॉजिट जहां रखते हैं वो दूसरे भाव से निकालते हैं। तो दूसरा भाव क्या है? 11 नंबर। 11 नंबर माने अगर मैंने मकर को लग्न मान लिया है, मैं इसलिए दूसरा लग्न भी शामिल कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि अगर हमारा मकर लग्न है तो रेफरेंस ही हो गया, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज गिना, ये 2 नंबर पड़ गया, और 2 नंबर यहां पर माने दूसरे भाव में 11 नंबर राशि पड़ रही है, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि किसको प्रतिपादित कर रहा है? पश्चिम दिशा को। तो अगर हमारा ये ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ, ठीक हो गया, तो आप समझ सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। बहुत वास्तु में तो बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, जैसे बोलते हैं कि भाई एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक स्टैटिक जो वास्तु है, वो जैसे मैंने बताया अभी जो सबसे पहले जब हमने शुरुआत की थी, वो सब पर ही वैसे जिसके बारे में कुछ पता नहीं, कहते जी मेरे पास तो कोई चार्ट नहीं है, तो अपना रेफरेंस जो हमारा, जैसे मैंने बताया काल पुरुष की जो रेफरेंस कुंडली है मेष लग्न, उस अनुसार अपने घर में वो परिवर्तन करे, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपके पास, कई लोग कहते हैं, अलग अलग प्रकार से बातचीत चलती है कि भाई भाग्य तो उनका भी होता है जिसकी कुंडलियां नहीं होती, भाग्य तो उनका भी होता है कि जिसके हाथ नहीं होते हैं, भाग्य तो उनका भी होता है जिसके पैर नहीं होते हैं, बहुत ऐसी बातें हैं। लेकिन इसमें कुछ बुरा या अच्छा मानने वाली बात नहीं है, तो वही उसी की हम बात कर रहे हैं कि मेरा ही भाग्य है भाई, मेरे हाथ पैर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर ने मुझे और जीवन में इस प्रकार का गणित माध्यम दिया है। अगर हम गणित की एक्यूरेसी को और बढ़िया मेंटेन कर पाएंगे तो आसान हो जाएगा कुछ चीजों को निकालना। लेकिन हम अपनी कमी को छुपाने के लिए अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो ठीक नहीं है। ठीक हो गया भाई, मेरे माता पिता अगर जन्म के समय को मैनेज कर सकते हैं तो करना चाहिए। मान लीजिए कि उनको उस बात का नहीं पता है, अभी यहां पर मॉडर्न या एंशिएंट नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो एंशिएंट नॉलेज में भी गणित बहुत बढ़िया होता था, ठीक हो गया, और इनफैक्ट होता ही है एंशिएंट नॉलेज में भी। वो लोग अपने पुराने गणित से बहुत बढ़िया बता देते भाई, आज आज एकादशी है, उसको पता नहीं है आज क्या तारीख है इंग्लिश में, उसको उनको पता है। तो इसलिए यहां बात गणित की हो रही है, तो हम अपनी कमी को ऐसे ना डालें कि भाई मेरी कुंडली नहीं है तो क्या उस पर काम नहीं करेगा। बिल्कुल सूत्र तो कोई ना कोई निकलते हैं, लेकिन ये एक कम श्रेणी का माना जाएगा अगर हमारे पास हम अपनी अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए, और स्पेशली जिसका कहते हैं कि टाइम बिल्कुल ही एक्यूरेट है तो उसको हम ज्यादा मानेंगे। भाई गणित का उसने बढ़िया ध्यान रखा है, ईश्वर के ही नियम है, कोई विज्ञान कहीं एलियंस ने नहीं दिया है भाई, सब वो परब्रह्म परमात्मा ने ही हमारी बुद्धि में डाला है। चाहे यूरोपियन व्यक्ति हो, अमेरिकन हो, वो सब ईश्वर के ही वो रूप मानने हैं। ठीक हो गया। एक जब हम अपने कभी पंथ में आ जाते हैं तो थोड़ा सा हमारे मन में आता है कि नहीं सर हमारा होना चाहिए वो, लेकिन जब हम और ऊपर में जाते हैं तो सब ईश्वर ही है। क्या उसमें हम माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, चाहे हम उसमें पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों की बात करें, ठीक हो गया, पुराणों की, वेदों की बात करें, वो सब ईश्वर ने हमारी बुद्धि में डाला, तो उसको ज्यादा अलग बुद्धि से देखना नहीं है। हाँ, अगर वो कभी विज्ञान की उस मॉडर्न या आधुनिक विचारधारा से एंशिएंट को खत्म करने की बात करता है तब हम इसका विरोध करें, नहीं तो दोनों को स्वीकार, वेद और विज्ञान का जो समन्वय अध्ययन करता है जीवन में, वो सच में वो फलीभूत हो जाता है। तो मैंने जो बात बताई कि मान लीजिए किसी के चार्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं, फिर भी ये सब बेसिक जानकारियां घर में डिस्कस करते रहना चाहिए। और बच्चों को, जैसे मैंने बताया, हर बार मैं बोलता हूं दूसरे भाव बच्चों से डिस्कस करना बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि इससे हमारा भी कुछ ऐसी कमी है मॉरल एजुकेशन में, वो भी पूरा हो जाता है, या कहीं दूसरे भाव में। और बच्चों को तो बढ़ता ही है कि भाई अगर हम ईस्ट फेस करके खड़े हो जाते हैं तो हमारा दाहिना हाथ कहां होता है? दा से दाया, दा से दक्षिण, ठीक हो गया, और वामांग यानी उल्टा हाथ ये उत्तर दिशा में होता है। सूरज सामान्यतः उत्तर में नहीं जा रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि वो हमारे सर पर आ जाता है या साउथ में निकल रहा है, तो वही वो बात कर रहा है कि भाई सूर्य ईस्ट से निकल रहा है और साउथ में जा रहा है और ये वेस्ट में छुप रहा है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसी प्रकार से चलता है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि देश काल पात्र अनुसार ये बात हमें बतानी है कि भाई जब भारतीय दर्शन, भारतीय ज्योतिष में बात करते हैं तो वो साउथ डायरेक्शन में जाता है, लेकिन इस लाइन को क्रॉस करके नॉर्थ में नहीं उतरता है। ये मैं किसकी बात बता रहा हूं? ये मैं एक जो स्थिर दिशाएं हैं कुंडली अनुसार या ज्योतिष अनुसार, जो स्थिर दिशाएं, लेकिन जहां हमें अपने बारे में पता है, अपने लग्न के बारे में पता है, तो आप अपने चार्ट के अनुसार भी ये चीजें तय करें। सामान्यतः बड़ा साधारण सा नियम है कि भाई
कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई का काम है, स्टूडेंट, तो उसको कोशिश करना चाहिए कि वो उसकी जो दिशा है वो आप भी बड़े मतलब मान लो कोई विज्ञान की तर्क से समझना चाहता है तो विज्ञान से समझे, कोई वो मानता है कि नहीं सर हमारे पूर्वजों ने जो बातें बोली हैं, अब यहाँ पूर्वजों की बात में अभी मैं 1000-2000 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर कोई ऐसे आक्रांता यानी हमलावर आए उस समय काफी चीजें बदली, काफी ज्यादा इंप्योरिटी भी हमारे कुछ बुक्स में आई, उनकी मैं बात नहीं बता रहा हूं अभी। हम अति प्राचीन जहां 5000 साल पहले तक सब कुछ शांत था और हम अपने मन से उस पद्धति का पालन करते थे, तो वहां सीधी बात क्या बोल रहा है कि अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं तो साउथ में अपना चेहरा रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर मान लो हम उसको विज्ञान की दृष्टि से भी देखते हैं कि भाई साउथ में सबसे ज्यादा बलि होता है सूर्य, तो सूर्य जब सबसे ज्यादा बलि होगा तो सबसे ज्यादा क्या डालेगा, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण, जिसको हम अपनी भाषा में राहु भी बोलते हैं और इंफ्रारेड को हम केतु भी बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, उसीलिए हम उसको नीले रंग से या बैंगनी रंग से जोड़ते हैं। और इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश भी कहा जाता है, लाल के समान माना जाता है, जिसको नाइट विजन में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो केतु से रिलेट करके इसीलिए कुजवत केतु का भी आप समझ सकते हैं आसानी से। तो जब कभी भी पढ़ने की बात आती है या कोई भी ऐसा काम करना है तो कोशिश करना चाहिए कि हमारा चेहरा इस दिशा में हो ताकि इसका दुष्प्रभाव भी ना पड़े, क्योंकि अल्ट्रावायलेट ऐसा नहीं कि आप उसको देख सकते हैं। अब इसमें बड़े तर्क है, लेकिन मैं आपको इतना ही बताऊंगा, जिस बारे में हम थोड़ा रिसर्च करते हैं तो जान जाते हैं, नहीं रिसर्च करते हैं तो फिर हमें एटलीस्ट उसको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि एक्सरेज को, अल्ट्रावायलेट को, ये तो इतने खतरनाक है। हम कभी आपने सुना हो कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, माने मैं आपको बात बता रहा हूं कि ज्योतिष या कोई कुंडली ज्ञान आज का आया नहीं है। इनफैक्ट हमारे पूर्वज अगर उसमें कुछ इंप्योरिटी नहीं, उन्होंने कोई ऐसी एडिट नहीं किया उसमें, तो उनका ज्ञान हमसे ज्यादा प्योर है। वो बड़ी साधारण सी बात करते थे। हम अपने परिवार में, मैं अपनी दादी की बात करूं, आप अपने परिवार में बात करें, कहते भी ग्रहण के समय राहु और केतु आते हैं, ये बड़ा सामान्य। अब आप ज्योतिष में देखिए हम वही बात बोलते हैं, और वो भी एकदम सही बात है कि भाई ग्रहण के समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, राहु और केतु घूमते हैं। उनकी उस बात को, यानी वो एक फ्रेज के रूप में कह रहे हैं, इट इज लाइक अ फ्रेजल वर्ड, लोकोक्ति वाला शब्द। भाई बहुत हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, बहुत ऐसे अलंकार इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कि भाई जो अल्ट्रावायलेट किसी गर्भवती महिला, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, उसके एंडोस्पर्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है या होने वाले बच्चे को अपाहिज कर सकता है, तो वो साक्षात वो राक्षस ही तो है वो। ठीक हो गया। या इससे भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो एक्सरे बन जाएगा, और ज्यादा हाई कर देंगे तो गामा बन जाएगा। इसीलिए हम साउथ डायरेक्शन में फेस करके पढ़ने को भी अवॉइड करते हैं, और जब ये किरणें बहुत ज्यादा हो तो वैसे भी बाहर जाने को अवॉइड करते हैं। कि आप भी इस बात को समझते हैं कि हमारा सुरक्षा घेरा जो धरती का होता है उस समय बढ़िया काम नहीं करता है, तो हमें संकट आ सकता है। तो ये विज्ञान आज आया है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। हम कौन होते हैं आइडेंटिफाई करने वाले, विज्ञान तो पहले से ही है। ठीक हो गया। माने ईश्वरीय विज्ञान में बात बता रहा हूं कि मैं बोलता हूं कि सर मैंने रिसर्च करके निकाला है, वो पहले से ही है, इसीलिए वो निकाला जा सकता है। अगर वो नहीं है तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको, ये बात समझने वाली है। वो एग्जिस्ट करता है। कहते जी हमने रेडियो का आविष्कार कर दिया, आपने खाली उसको उस प्रकार से जोड़ा है। अगर वो प्रोसेस ही ना करे तो कैसे हम उस चीज को करेंगे। भाई उसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया होगा, लेकिन वो उस लायक भी तो है कि ऑन एयर हो सकता है, तभी तो वो काम करेगा। तो ईश्वर ने पहले ही वो सब चीजें रची हुई हैं। भूल गया कोई व्यक्ति, दोबारा किसी को ज्ञान आ गया, तो ये ध्यान रखना है कि पूर्वज भी वो बात जानते थे। तो मन में वो एक मतलब एक बड़ा ज्यादा, मैं कई बार सोचता हूं कि हम कैसे अपने पूर्वजों को डिनाय कर देते हैं, किस बेस पर डिनाय कर देते हैं। सिर्फ गुलामी के सालों को देखकर डिनाय करते हैं। भाई माने गुलामी के साल यानी भाई लगभग 1000 साल तक पुराना भारतीय में जो रहा, तो उसमें बड़े परिवर्तन आए, और आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। सभी अब माने फॉर्मल को ज्यादा दे रहे हैं, और फॉर्मल में एक इंप्योरिटी भी होती है, मैं भाई ये बात भूली नहीं है
जहां भी हम दिखावे की बात करेंगे वहां पर इंप्योरिटी है। वो तो शब्द में ही समझ में आ रहा है कि वो बहरूपिया बनना चाहता है, वो दिखता कुछ है होता कुछ है, उसकी बात कर रहा है वो। लेकिन जब हम अंदर और बाहर एक ही है, वो दर्शन 1000 साल पहले हमने खो दिया। तो कितना पवित्र था वो, तो वो समझना है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि खाली मैं लेक्चर डिलीवर कर दूं, आप लोगों को बोल दूं ये नॉर्थ है ये साउथ है, आप इसको यूज कर लें। ज्योतिष कोई पुस्तक से पढ़ने का विषय नहीं है। ये तो जैसे हमारा चैनल का नाम ही है श्रद्धा, तो ये श्रद्धा का विषय है। ठीक हो गया। और कहता जी मेरे मन में भी श्रद्धा नहीं है, तो थोड़ा और प्रैक्टिस करें, खुद से करें, और जब वो पैदा हो जाएगा तभी आपको ज्योतिष समझ में आएगा। ठीक हो गया। कहता जी मैं बहुत ज्यादा कैनिन हूं, बहुत ज्यादा चालाक हूं, अभी मैं इसका तोड़ निकाल दूंगा। तो वो ऐसे नहीं आता है। वो तो अभी बताया ना, पहले ही क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये वेद का एक हिस्सा है। ठीक हो गया। और वेद को क्या बोलते हैं? अपौरुषेय। वो किसी पुरुष की बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं। अगर मैं ज्यादा चालाक बनूंगा तो अपने रहस्य को छुपा लेगा। मंत्र में ऐसा ही होता है, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं कुछ और समझ रहा हूं, वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं कुछ और समझ रहे हैं। वो मंत्र नहीं उसको जाहिर करना चाहता है। तो आपको बात याद रखनी है कि ज्योतिष में ज्यादा इंटेलिजेंट या चालाक बुद्धि काम नहीं आने वाली है। ज्योतिष माने कोई भी दर्शन, कोई भी वेद का विषय, कोई भी दर्शन शास्त्र, उसमें सबसे ज्यादा जो विषय काम करेगा, हमारे मन में एक श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ठीक हो गया। रिसर्च तो पैरेलली करते रहे। जैसे मान लीजिए मुझे कोई किसी ने बात बताई, मुझे लगता है कि हो सकता है वो उसमें कुछ कमी भी हो, तभी भी मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, स्वीकार करूंगा, और धीरे 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 खुद से वो रिसर्च करूंगा, क्योंकि ये किसी और का पार्ट नहीं है। मेरी दादी ने तब वो बात बोली थी कि राहु और केतु आते, तब तो मैंने डिनाई कर दिया, हालांकि वो गलत तरीका था, लेकिन अभी समझ में आता है कि यार वो तो एकदम सही बात बोले। ठीक हो गया। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज्योतिष का ही पार्ट है। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि जब कभी भी हम मकर राशि के लिए वित्त की बात कर रहे हैं, तो ये माने मकर लग्न से, तो मकर लग्न से हमने कहा 2 नंबर क्या है? कुंभ। तो कुंभ में देखा आपने क्या पढ़ रहा है? पश्चिम। तो आपका जो भी मकान का हिस्सा है, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ, नॉर्थ में आपको समझा दिया है कि भाई अगर आप ईस्ट फेस करके खड़े हैं तो आपका दाहिना हाथ कहां होगा? दक्षिण यानी साउथ में। बायां हाथ कहां होगा? आपके नॉर्थ में। तो वैसे तो सभी भाषाओं का ज्ञान देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश का ज्ञान नहीं देना चाहिए, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है जिसका आप प्रयोग करते हैं, उसमें चीजें जल्दी समझ में आती, जहां एक प्योरिटी है और एक इंटेलिजेंस है। ठीक हो गया। तो प्योरिटी तो आपको पता है उसको कोई सामी नहीं है, इसीलिए अपनी मातृभाषा का ज्ञान जरूर लेना चाहिए। ये मैं दूसरे भाव की बात बता रहा हूं, मैं कोई इसमें आप पे थोपने वाली बात नहीं बता रहा हूं। ठीक हो गया। क्योंकि कोई भी भाषा उस कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती है। कहता जी मैं अपने बच्चों को जो जहां भी जन्म हुआ है वो भाषा नहीं सिखाऊंगा, मैं फ्रेंच सिखाऊंगा, मैं इंग्लिश सिखाऊंगा। तो इसका मतलब आप इंग्लिश कल्चर को भी एक्सेप्ट करें, करना ही चाहिए अगर आप सिखा रहे हैं। लेकिन आपने अपने कल्चर को, माने जैसे हिंदी भाषी है तो आपने उसको डिनाई कर दिया। तो यहां पर सिर्फ भाषा को डिनाई नहीं किया आपने, अपने कल्चर को डिनाई कर दिया, क्योंकि जो उसकी मॉरल है, जो उसकी नैतिक मूल्य है, वो उसी भाषा में ही समझे जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, आप खुद से समझ सकते हैं कि अंकल आंटी को बुआ और चाची में कन्वर्ट करके समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उसको अपनी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसको अगर हम आज की भाषा में कहें, इसका इंटेलिजेंस क्विस्ट बहुत ज्यादा है, आईक्यू जिसको बोलते हैं। तो आईक्यू बढ़ाने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी भाषा पढ़ाएं, लेकिन अपनी भाषा जरूर पढ़ाएं। ठीक हो गया। तो वही मैं आपको बात बता रहा था, दायां बायां। ठीक हो गया। दायां यानी राइट हैंड, बायां यानी लेफ्ट हैंड। तो ये कौन सा है? दूसरा भाव। तो दूसरे भाव कुंभ है, और कुंभ में क्या आ रहा है? आप देख सकते हैं पश्चिम। तो अपना लॉकर जो है पश्चिम में रखें, घर से पश्चिम की दिशा में। वो वास्तु के विषय हैं, अभी हम उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। खाली मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि एक स्थिर दिशा होती है, जिसको कुछ भी नहीं पता अपने चार्ट के बारे में, वो स्थिर दिशाओं का इस्तेमाल कर सकता है। जिसको अपने चार्ट के बारे में सटीक अंदाजा है, वो जो डायनेमिक राशि दिशा पर ही ज्यादा जोर दे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि भाई घर में कौन बैठा है वो तो ठीक है, लेकिन मालिकाना हक किसके पास है? वो मैं मेरे बैठने से क्या होता है? मैं किसी घर पे मैं बैठा हूं, मैं रेंटेड हूं,
कहीं किराए पे रहता हूं, तो उससे बैठने से क्या होता है, जिसका वो मकान है उसके ही वो वही होली सोली रिस्पॉन्स। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि भाई जो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट को तो ये चेंज कर रहा है यहां पर बैठा हुआ प्लैनेट, लेकिन जो घर का मालिक है जब वो कोई बड़ा आदेश देगा तो हमें मानना पड़ेगा। कहता जी नहीं नहीं सर, जो घर में बैठा है वो आदेश देगा तो मानना पड़ेगा। वो कैसे चलेगा, वो नहीं। अगर बड़े आदेश की बात आती है, बड़ा आदेश कहां से आ रहा है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जिसका वो हाउस है, कौन अभी बैठा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑन पेपर तो जैसे मान लीजिए यहां पर कुंभ राशि है और यहां पर बृहस्पति बैठे हैं, ठीक हो गया, तो कोई ये कह दे कि बृहस्पति का भी हम शामिल जरूर करें, आप बृहस्पति की दिशा को अगले उसमें हम दिखाएंगे, अभी अगली स्लाइड में हम उसमें दिखाएंगे कि बृहस्पति की दिशा कौन सी है, उसको शामिल किया जा सकता है। लेकिन वो तभी करनी है जब आपका 11 नंबर माने आपका जो राशि स्वामी है वो कमजोर है, तो आप बृहस्पति को शामिल करें, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से देखना है कि सबसे पहले राशि, जिस राशि में वो बैठा है, तो समझ गया कुंभ राशि है। नहीं तो अगर मान लीजिए कुंभ में नहीं बनता है, तो फिर आप देखिए जैसे बृहस्पति को हमने बिठा दिया, तो बृहस्पति किसकी बात बता रहा है यहां पर, बृहस्पति, हमारा काम चल जाएगा, फिर हम दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर को आप ज्यादा महानता दें, नंबर अगर किसी कारण से कमजोर है फिर आप ग्रह या इंस्टेंटेनियस इफेक्ट पर आए, क्योंकि ये तो आप बहुत जनरल सी बात है समझते हैं कि हर भाव में ग्रह नहीं मिलेगा आपको। कहते नहीं नहीं सर, मेरे तो सभी भावों में ग्रह है। तो फिर हो सकता है आप गलती हो गई हो कुछ और, आप कुछ पढ़ रहे हो चार्ट, ठीक हो गया। इसमें माने एक जिसको बोलते हैं आनंद का विषय, आनंद भी बना रहना चाहिए। कई दफा ऐसी कुछ प्रश्न आते हैं जिनका मैं समझ नहीं पाता हूं कैसे उत्तर दूं उनका। कहता जी अब जब 12 राशियां हैं तो 12 कैसे हो सकते हैं, तो माने आपको ये बात समझनी है कि जब कभी भी भाव की बात करेंगे तो हर बार वहां ग्रह नहीं बैठा होगा, और जब ग्रह नहीं बैठा तो हम ग्रह से दिशा नहीं तय कर पाएंगे। तो वो तो गणित का वो इसको अलाउ ही नहीं कर रहा है, ज्योतिष में गणित पार्ट इसको अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो हम कैसे ग्रह के हिसाब से देखेंगे। ग्रह के हिसाब से तब देखना है जब कोई एक्सीलेंट बल लेकर आपके किसी हाउस में बैठा हुआ है, माने उच्च का हो के एक्साइटेड मूड में और षट बल में कमाल कर दिया उस ग्रह ने, उस दिशा को आप शामिल करें उस भाव से संबंधित, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से आप सभी भावों से संबंधित उसको इस्तेमाल करें। भाई ये हमने यहाँ लिख दिया, पश्चिम दिशा कौन कौन से तत्वों को और कौन कौन सी दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। तत्व हम पहले भी चैनल में डिस्कस कर चुके हैं कि वायु तत्व है, और उत्तर दिशा इन राशियों को या जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट में फिर हम ग्रह की बात करते हैं। ग्रह में हम मुख्य रूप से वृषभ में है चंद्रमा, तो दक्षिण दिशा की बात बता रहा है वो। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि भाई प्लैनेट को देखना हो अगर हमें, तो पश्चिम दिशा पर जाना चाहिए या हमें दक्षिण पूर्व पर जाना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है, हम 7 नंबर के ही प्रयोग करेंगे, माने पश्चिम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि जो राशि कहती है, ठीक हो गया, वो हमें प्रायोरिटी पर रखना है, और जो ग्रह कहता है वो तब इस्तेमाल करना है जब राशि का बल कमजोर दिखाई देता है। तो कभी भी दोनों में चैलेंज आ जाए, राशि में और स्वामी में, तो राशि को स्वीकार करें अगर राशि का स्वामी बली है, और अगर राशि का स्वामी बली नहीं है फिर आप ग्रह को स्वीकार करें, ठीक हो गया। तो आप समझ में आ गया, बुध उत्तर दिशा के लिए, सूर्य पूर्व दिशा के लिए, चंद्रमा उत्तर पश्चिम के लिए, मंगल दक्षिण के लिए, बृहस्पति ईशान के लिए, शुक्र आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व, और शनि पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और राहु केतु नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं, ठीक हो गया, साउथ वेस्ट की बात करते हैं। तो हमने कुछ एस्ट्रो वास्तु कुछ चीजें आपको समझाने का प्रयास किया, और लेकिन एक बड़ी बात जरूर आपको बताना चाहूंगा, घर के वास्तु के अलावा हमें अपने शरीर के वास्तु का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। शरीर के वास्तु माने अपने कई बार ये मन में प्रश्न आता है कि सर शरीर को हम किसी दिन मान लीजिए हमसे स्नान ध्यान नहीं हो पा रहा है, किसी दिन पूजा नहीं हो पा रही है, उसका दोष ज्यादा लगेगा, या आज हमने अच्छे से नहाया है, बढ़िया स्नान किया है, पवित्र नदियों में भी स्नान किया, लेकिन मन में दूषित विचार आ रहे हैं, किसमें बड़ा दोष लगेगा।
तो आप समझ सकते हैं कि भाई सभी जगह यही बात प्रयोग में आ रही कि जो एक टूल था, उस टूल को आज हमने रियलिटी मान लिया। टूल माने जो डेली मैं स्नान करता हूं, करना ही चाहिए, लेकिन वो याद रखिए वो शुद्ध होने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। लेकिन वास्तव में शुद्ध करना किसको है? शरीर को तो ठीक है, हम लगे ही हैं शुद्ध करने में, और ज्यादा सुंदर बनाने में भी लगे हैं, बढ़िया बढ़िया अलग अलग कंडीशनर, शैम्पू, क्रीम लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन वास्तव में सुंदर किसको करना था? सोल को। जो इन सब विषयों को कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इसीलिए हम जब कभी भी किसी परमहंस की बात करते हैं, बड़े सन्यासी की बात करते हैं, उससे कभी भी नहीं पूछा जाता है, ना पूछना। अगर आपने कभी ऐसा, तो बहुत बड़ा अपराध किया आपने कि सर आपने स्नान कर लिया है, क्योंकि वो तो स्नान करे ही है, क्योंकि वो तो आत्मा का निरंतर स्नान करते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई परमहंस, कोई बहुत बड़े सन्यासी किसी शमशान घाट रात्रि में वहीं बिता कर आए हैं और आपके घर में आएंगे तो आपका घर शुद्ध हो जाएगा। आप इस विचार को समझ पा रहे हैं कि मैं पूरे दिन गंगा में स्नान करता हूं, फिर भी मैं वैचारिक रूप से शुद्ध नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मन में कुछ ऐसा रहता है। तो वही मैं आपको बात कि घर की शुद्धता से ज्यादा अपने मनोस्थिति को, वो ओवर रूट है, वो सबसे बड़ा ओवर रूट तो वही है। कहते जी ज्योतिष में सब चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है, मेरे कुंडली अनुसार कुछ भी सपोर्टिव नहीं है। तो सबसे बड़ा नियम क्या है यहां पर? मतलब क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी जो बड़ा कोर्ट है, होली सोली, वो हमारे सोल पे ही निर्भर करता है। क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हम कहते हैं ओवर रूट ऐसे करते हैं इसके ऊपर ऊपर इसके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा हमारा मन मस्तिष्क। अगर हम वहां की शुद्धता ले लेते हैं तो फिर हमारे ये सब चीजों से हम ऊपर उठ जाएंगे। तो कभी कोई ऐसी चीज निकल कर आती है कि जो मुझे लगता है कि मेरी कुंडली में दोषपूर्ण भी है, कोई बात नहीं, हम फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वाली जो कोर्ट है, या कहें हमारे सोल की जहां बात आती है, जो इन सारे विषयों की जो पकड़ में नहीं आएगा वो सब, क्योंकि सोल का कोई संबंध, उसको हमें साधना चाहिए। ठीक हो गया? कहता जी मकान हो सकता है हमारे कुछ दोष हो, लेकिन मेरी आत्मा में कोई दोष नहीं है, वो मैं जानता हूं। और ये बात सिर्फ जातक ही जानता है और कोई नहीं जानता है। ठीक हो गया? मेरा कोई मेंटर भी हो तभी भी वो प्योरिटी की गारंटी नहीं ले सकता है। भाई शुक्राचार्य तो बहुत महान तपस्वी रहे, लेकिन उनके जो शिष्य रहे, कई ऐसे दैत्य रहे जो बहुत क्रूर भी रहे। तो खाली मेंटर से भी कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी सिर्फ हम ले सकते हैं कि मैं कितना शुद्ध हूं। तो शुद्धता की तरफ बढ़ते रहे। अगर हम शुद्धता हो जाते हैं, फिर ये सारे नियम सेकंड क्लास थर्ड क्लास हो जाते हैं। फिर हमें कोई भाई जब हम बनी गए हैं सन्यास या परमहंस के उन नियमों की बात करें, सन्यास का माने हमें छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमें एक प्रकार से मन से सन्यासी होने की बात कर रहे हैं। तो फिर ये वायव्य या दक्षिण दिशा या नैऋत्य दिशा हमारा कुछ बुरा करने वाले नहीं, क्योंकि हमें तो सभी में हमें ब्रह्म परमात्मा दिखाई देता है। लेकिन फिर भी क्योंकि उसी वेद ने एक हमें टूल दिया है, एक तरीका सिखाया है, एक जिसके जरिए हम जीवन को आसान कर सकते हैं, तो उसका सहारा लेते हैं, निरंतर करते रहें। तो इसी मंगल कामना के साथ कि ज्योतिष सबका भला करे और भय को दूर करे, सभी को भय मुक्त करे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।